Good evening everyone. Welcome to Future Battle JPSC classes. As we know, JPSC मेंस का हमारा डेट शीट आ चुका है जो कि जनवरी मंथ के एंड में है। तो जिनका जिनका मेंस प्री का क्लियर हुआ है उनको मेंस के लिए ऑल द बेस्ट और अपनी तैयारी पूरे ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दें क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग अपने सेशन में ज्योग्राफी का पार्ट धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। उसमें से अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है या फिर अगर नहीं भी बने तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अदर टॉपिक जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स में भी हमारी कुछ मदद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे आज लास्ट पार्ट है वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कैसे डेवलप हुआ फिर वो जाना फर्स्ट पार्ट में, और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट था हमारा उसमें हमने जाना कि वेगनर्स के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में क्या क्रिटिसिज्म है। आज हम लोग जानेंगे कि वेगनर्स के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्या क्या चीज़ प्रूव कर सकता है, जैसे कि सी फ्लोर जो हमारा एक्सपेंड हो रहा है वो इसमें सपोर्ट करता है, और कौन कौन से न्यू एविडेंस मिले हैं जिसके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो सही है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये हमारा टॉपिक जो है वो वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर ही आता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। The late studies of Wegener's theory of continental drift yielded a lot of information of geographical and geological importance. वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था वो उसने जियोग्राफिकली भी और जियोलॉजिकली भी बहुत सारे स्टडीज़ में हमारी मदद की है। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इज एज फॉलोज। रीजेस लोकेटेड बिटवीन ओशियन सर्फेसेस आर एक्टिव इन लावा इजेक्शन। These intermediate oceanic ridges are the rift located on the bottom of the ocean and from where molten rocks have been ejected from new crust। मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर हम लोग जियोलॉजिकल स्टडी में देखेंगे तो ओशियन का जो फ्लोर होता है, सी फ्लोर जो होता है हमारा, वहाँ से मॉल्टेन लावा निकलता रहता है और जिसके बेसिस पर जो है वहाँ पर हमेशा एक न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता रहता है। और ये धीरे धीरे जब मॉल्टेन लावा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो ये एक रिज का फॉर्मेशन करता है जो कि हमें ओशन के सरफेस पर देखने को मिलता है। सेकेंड हमारा फाइंडिंग है द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स फाउंड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओशियनिक रीज आर फाउंड टू बी सिमिलर। मतलब कि इस ओशियनिक रीज के एग्जैक्ट डिस्टेंस में जो रॉक्स फाउंड होते हैं उनका फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहता है। द रॉक्स नियर द रीजेस आर द लार्जेस्ट एंड ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द रीजेस ओल्डर रॉक्स आर फाउंड। और जैसे जैसे हम लोग रीज के नज़दीक आ रहते हैं वैसे वैसे हम लोगों को न्यू रॉक्स मिलते हैं, बट जैसे जैसे हम लोग दूर जाते रहते हैं तो वहाँ पर जो रॉक्स मिलते हैं हमें वो पुराने रॉक्स रहते हैं। तो यहाँ पर सी फ्लोर में अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग के टॉपिक में देखेंगे तो वो हमें मेनली रीजेस के बारे में बताता है, और वैसे रीजेस जो ओशियन के अंदर में है, ओशियनिक रीजेस के बारे में बोलता है। थर्ड फाइंडिंग इज ocean rocks are much newer than the continental rocks and ocean rocks are nowhere more than 200 million years old, whereas 320 million years old rock are commonly found on the continents। इनके कहने का मतलब है कि चूँकि ओशियन में जितने भी रॉक्स पाए जाते हैं वो अधिकतर न्यू रॉक्स होते हैं ना, और इन कंपैरिजन विद द रॉक्स अवेलेबल ऑन द कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट में जो रॉक्स हैं वो 320 मिलियन ईयर्स एगो के अवेलेबल होते हैं, जबकि जो ओशियन में जो रॉक्स हैं, ओशियनिक रिज के पास जो रॉक्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स एगो के हैं। फोर्थ इज the sediment layer on the ocean
floor is very thin. The age of the oldest depression is not more than 200 million years. यहाँ पर भी यही कहने का मतलब है कि जो सेडिमेंट्स जो जमा रहते हैं ओशन फ्लोर पर वो न्यू रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मतलब कि टाइम टू टाइम उस पुराने सेडिमेंट पर एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन होता रहता है। इसलिए जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें न्यू सेडिमेंट्स मिलते हैं। फिर in deep trenches the epicenter of earthquake are at greater depth, whereas on the mid-oceanic ridges they are found at less depth. इनके कहने का मतलब है कि अगर हम कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं तो हमारा एपीसेंटर जो होता है वो बहुत नीचे पाया जाता है, बट अगर हम लोग ओशन में के केस में देखेंगे तो जो हमारा एपीसेंटर रहता है वो बहुत ही कम डिस्टेंस पर हमारा पाया जाता है। ये था हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग अबाउट द टॉपिक वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो सपोर्ट करता है उसके बेसिस पर। अब ये जानेंगे, अब हम लोगों को क्वेश्चन ये रहेगा कि वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या कनेक्शन है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेडिमेंट जो रहते हैं वो न्यू रहते हैं, लावा अंदर से निकलता है तो वो रिज का फॉर्मेशन करता है, बट ये वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कैसे इसको लिंक कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो लिंक इस बेसिस पर होगा कि जब भी कोई लावा अगर हमारा अंदर से निकल रहा है, अर्थ क्रस्ट पर आ रहा है, वो एक नया क्रस्ट फॉर्म कर रहा है, और अगर वो कुछ भी अगर फॉर्म करेगा, अगर वहाँ से निकलेगा कोई भी लावा और धीरे धीरे वो जमेगा, तो उसके वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा पुश करेगा, वो अपना जगह बनाने के लिए जो कॉन्टिनेंट से बहुत बड़ा जो कॉन्टिनेंट है उसको जरा सा पुश करेगा। हालांकि पुश जो नेग्लिजिबल रहेगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड पास होने के वेरी लॉन्ग टाइम पास होने के बाद जो है हमारा वो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट पर एक इम्पैक्ट बनाने के पर वो सक्सेसफुल होगा, और जिसकी वजह से जो है वो कॉन्टिनेंट जो है वो ज़रा सा शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि कॉन्टिनेंट वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग पर क्या कनेक्शन है। तो अगर सी फ्लोर जरा सा भी एक्सपेंड होगा, हालांकि जब वो प्रेजेंट कंडीशन में रहेगा तब वो इम्पैक्ट भले ही ना करे, बट इन ए लॉन्ग पीरियड वो जरूर इम्पैक्ट करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को। यहाँ पर ये है लिंक। अब यहाँ पे सेकेंड टॉपिक है हमारा आज का कि कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें न्यू एविडेंस कौन कौन से पता लगे हैं, कि किस बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं कि अभी भी जो है वो कॉन्टिनेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, या फिर कुछ 100 साल के अंदर में हमारा जो है वो कॉन्टिनेंट डिस्प्लेस हुआ है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। Many scholars have discovered new bases and forces by searching afresh on continental displacement. बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो अभी भी सर्च करते रहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट है उसमें हमारा फॉसिल मैग्नेटिज्म ऑफ मिथियोलॉजिकल रॉक्स, मतलब कि मिथियोलॉजिकल जो रॉक्स हैं उसका जो फॉसिल का मैग्नेटिज्म है उसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी जो है वो कॉन्टिनेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। इनिशियली व्हेन द अर्थ वाज इन लिक्विड स्टेट द ओनली इग्नियस रॉक्स वेर फॉर्म्ड। कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस एट दैट टाइम। द पार्टिकल्स ऑफ आयरन कंटेनिंग ऑक्साइड्स इन रॉक्स that is magnetic particles must have attracted towards the north direction at the time of the formation of rock. So from the direction of fossils magnetism of these mythological rocks, the appearance and the longitude of that period can also be known. Hence, on the basis it was proved that the direction of fossil magnetism remained different at different times. For example, the magnetic North Pole was once located near the Hawaiian island but was moved to northern Siberia, passing through Kamchatka, Japan.
यहाँ पे इनके फॉसिल के बेसिस पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी रॉक का फॉर्मेशन अगर होता है तो सबसे शुरू में जो था हमारा, जब अर्थ था वो मॉल्टन स्टेट में था, तो उस वक्त जो हमारे अर्थ पर जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ धीरे धीरे जमना शुरू कर दिया तो जो अर्थ बना तो वो इग्नियस रॉक था। ठीक है, तो फर्स्ट में जो इग्नियस रॉक था उसमें कुछ न कुछ आयरन के पार्टिकल्स होंगे, और वो आयरन का पार्टिकल किस बेसिस पर रॉक में अरेंज होगा, तो जो आयरन पार्टिकल्स होंगे वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नॉर्थ पोल की तरफ। जो तो नॉर्थ पोल किसका, नॉर्थ पोल, तो हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म का नॉर्थ पोल की तरफ जो रॉक का जो आयरन पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होगा, तो उसी बेसिस पर जो है वो धीरे धीरे रॉक जो है जम जाएगा। तो फ्रॉम द टाइम टू टाइम हमें डिफरेंसेस मिलते हैं कि एक प्लेस के मैग्नेटिक रॉक का स्ट्रक्चर दूसरा है, वो किसी और की तरफ आयरन पार्टिकल्स जमा है, और दूसरे प्लेसेस पर किसी और डायरेक्शन की तरफ जो है वो रॉक के आयरन पार्टिकल्स जमा है। इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल था वो एक टाइम में हवाईयन आइलैंड के पास था, और धीरे धीरे वो शिफ्ट होकर जापान के कम चटका के रीजन से होते हुए वो नॉर्दर्न साइबेरिया की तरफ वो पास हो चुका है अब प्रेजेंट कंडीशन में। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट इंपीरियल कॉलेज लंदन, ब्लैकेट इज ए प्रोफेसर कहाँ के, तो इंपीरियल कॉलेज लंदन के। उनके अनुसार he studied the mythological rocks and proved that about 70 million years ago India was south of the equator and England was in the north near the equator। मतलब कि ब्लैकेट के अनुसार जो अभी हमारा इंडिया है वो साउथ ऑफ द इक्वेटर था, एंड जो इंग्लैंड है वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर था, बट अराउंड द इक्वेटर था, वो इक्वेटर से इतनी दूर में नहीं था। हम लोग न्यू एविडेंसेस पढ़ रहे हैं। इन न्यू एविडेंसेस में हम लोग फॉसिल्स का बारे में पढ़े, और फॉसिल्स में ही हम लोग जो क्या बोलते हैं ब्लैकेट जो प्रोफेसर हैं न्यू इंपीरियल कॉलेज लंदन के, उन्होंने जो एग्जांपल दिया इंडिया एंड लंदन का वो पढ़े। सेकेंड न्यू एविडेंस में हमारा आता है द नेचर, बिहेवियर एंड डायरेक्शन ऑफ ओशियन फ्लोर। ओशन फ्लोर के बारे में, the second thing was that scholars have studied the structure of ocean floor and put forward some new facts in favor of displacement, because the elongated strips of the central and northern part of the Indian Ocean are typical evidence of northward displacement of the part of the Gondwana region। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है, कीवर्ड यहाँ पर है हमारा इलोंगेटेड स्ट्रिप्स और स्ट्राइप्स। जो इलोंगेटेड स्ट्रिप्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में। सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में जो इलोंगेटेड स्ट्रिप्स है उसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि अभी भी जो गोंडवाना लैंड है वो मतलब कि उस टाइम में जो गोंडवाना लैंड था वो नॉर्थवर्ड मूव किया था। तो इसके बेसिस पर जो फाइंडिंग्स है उसको देखते हैं। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द सेडिमेंट्स ऑफ द ओशियन फ्लोर इट इज प्रूव्ड दैट दे आर नॉट वेरी ओल्ड बिकॉज सच डिपॉजिट्स वे नॉट फाउंड एनीवेयर बिफोर द क्रिटेशियस एरा। अब अगर हम लोग ओशियनिक, पहला तो एग्जाम्पल हमने देखा कि जो इलोंगेटेड स्ट्रिप्स का था वो। दूसरा एग्जाम्पल है अगर हम लोग ओशन सी फ्लोर का इवोल्यूशन करते हैं, इवेल्युएट जब उसको करते हैं तो जो वहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं वो ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं, और जो सेडिमेंट जो फाउंड होते हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो क्रेटेशियस पीरियड तक वो हमारे ट्रेस हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ओल्डरली माउंटेन रेंजेस आर स्प्रेड इन ओशन फ्लोर। क्रैक्स आर डेफिनेटली फाउंड इन द middle of these mountain ranges which are situated in the east of Atlantic Ocean, Indian Ocean and Pacific Ocean। मतलब अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इन सभी ओशियन में हमें
जो वहाँ माउंटेन रेंजेस मिलते हैं, जिसका मतलब है कि वो अगर फोल्ड हुए होंगे तभी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ होगा। और इस माउंटेन में हमें क्रैक भी मिलते हैं। क्रैक क्यों हुआ होगा? तो फॉल्टिंग हुआ होगा तब वो क्रैक हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फोल्डिंग भी हो रहा है और फॉल्टिंग भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से ये दोनों हो रहा है, माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है और क्रैक का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में इसका एग्जाम्पल मिलता है। फोर्थ एविडेंस है हमारा, द एविडेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड एंड कैलिफोर्निया हैज बीन प्रूव्ड। तो ग्रीनलैंड और कैलिफोर्निया का जो वेस्टवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो प्रूव हो चुका है। At the bottom of Indian Ocean, apparently displacement strips are still found for hundred of kilometer. तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा था इलोंगेटेड स्ट्रिप्स का, वही एग्जाम्पल हमें डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिप में भी वही मिलता है। कहाँ पर? तो इंडियन ओशन में। तो इलोंगेटेड स्ट्रिप्स कहाँ था हमारा? तो सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वही इंडियन ओशन, और वही उसी के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिप्स है। तो यहाँ पर फिर आप इलोंगेटेड स्ट्रिप्स वर्ड यूज़ कीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिप्स वर्ड यूज़ कीजिए, बट हमें स्ट्रिप्स मिलते हैं। थर्ड हमारा न्यू एविडेंस में जो है तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। प्लेट टेक्टोनिक भी जो है हमारा प्रूव करता है कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक जो है वो हमारा इसके बाद का टॉपिक है, वेगनस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। उसको भी बहुत बहुत लंबा टॉपिक है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इसके बाद के नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो न्यू एविडेंस में हम लोगों ने क्या देखा था? फॉसिल्स देखा। फॉसिल्स के बारे में किसने बताया था? तो ब्लैकेट प्रोफेसर थे न्यू इंपीरियल कॉलेज लंदन के, तो उन्होंने इसके बारे में बोला था और इसके बारे में एग्जाम्पल भी दिया था। फिर एविडेंस रिलेटेड टू ओशियन फ्लोर में कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिप्स मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, क्रैक्स मिलते हैं, फिर न्यू सेडिमेंट मिलता है हमें, जिसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ओशन फ्लोर अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। अब थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है हमारा कि प्लेट टेक्टोनिक के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि ओशन की कॉन्टिनेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। इन जनवरी 1962 द अमेरिकन जर्नल नेचर न्यू आइडियाज हैव बीन प्रेजेंटेड बाय अमेरिकन स्कॉलर हेस, दैट इज H.H. हेस एंड डीज, द सपोर्टिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये दो जो स्कॉलर हैं उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट किया। वो दो स्कॉलर कौन है? तो हेस एंड डीज। हेस सपोर्टेड द ट्रांसमिशन ऑफ convection current arising from the substratum. हेज ने सपोर्ट किया किसको? तो ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्वेक्शन करेंट्स अराइजिंग फ्रॉम सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम से जो कॉन्वेक्शन करंट जो इमर्ज हो रहा है उसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, यानी हम लोग हेस का व्यू पढ़ रहे हैं जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्शन करेंट्स राइजिंग फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। According to this view, the area of effect of convectional current is located up to ocean floor. So new layers continue to arrive one after other by convectional current. So older sediments are not found in the bottom of the ocean. तो उनके कहने के अनुसार है कि कॉन्वेक्शन करंट की वजह से जो सेडिमेंट्स है वो एक के ऊपर एक लेयर बनाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारा पुराना लेयर जो है वो विजिबल नहीं होता है। फिर सेकेंड जो स्कॉलर हैं हमारे डीज के अनुसार द डायनेमिक कॉन्वेंशनल करेंट इन द सबस्ट्रेटम हैव डिफरेंट इफेक्ट्स इन डिफरेंट सेल्स। जो कॉन्वेक्शनल करेंट का जो असर है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सेल्स पर। फॉर एग्जाम्पल, रेंजेस इन द अटलांटिक ओशियन इज मेड अप ऑफ करेंट रनिंग फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। तो अटलांटिक ओशन में जो भी रेंजेज है वहाँ पर जो करंट जो है वो बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हैं। सच करेंट्स कॉजेज क्रैक, और ये सारे जो करंट्स जो हैं
करंट इन द सेंस कि जो हमारा ओशन जिस तरह फ्लो हो रहा है, तो वो ओशियनिक करेंट्स जो है वो बॉटम से आप अगर मूव कर रहे हैं तो वो क्रैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन फ्रॉम सच क्रैक्स मैग्मा इरप्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, और इसी सब क्रैक्स की वजह से उसके ऊपर जो है वो वहाँ से मैग्मा इजेक्ट होता है। दिस कैन ऑल्सो लीड टू लोकल एक्सपेंशन ऑफ ओशन फ्लोर एंड रेंजेस, और इसी के बेसिस पर जो है हमारा ओशन फ्लोर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है लोकली। Presently, Hayes and Dees explain the effective evidence of convectional current in the California region and Indian Ocean floor by giving example। और ये हेज एंड डीज जो है वो इंडियन ओशियन और कैलिफोर्निया रीजन में इस बात को प्रूव करते हैं कि कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से जो है हमारा वो ओशियनिक जो ओशियनिक सी फ्लोर है वो एक्सपेंड हो रहा है और कॉन्टिनेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। The concept of displacement of plate through plate tectonic has also been given a new basis to the theory of continental flow। और इसी बेसिस पर जो है कॉन्टिनेंट्स जो फ्लो हो रहे हैं वो उसके प्रूव करने का एक और तरीका है, तो वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वेगनर्स की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में ये आज कंप्लीट हो गया। इन टोटल आज हमारा अभी क्लास 20 मिनट का हो चुका है, तो इन टोटल अप्रॉक्सीमेटली ये तीन पार्ट में है। 20 मिनट्स का जो हमारा 3 पार्ट में वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो वो इन टोटल वो 1 घंटे में, अगर तीनों वीडियो अगर एक साथ देखा जाए तो 1 घंटे में वो ख़त्म हो सकता है। और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग एग्ज़ाम में आंसर लिख सकते हैं, और हो सकता है कि ये एक ऑप्शन में आए, भले ही मेन क्वेश्चन में नहीं आ सकता है, क्योंकि शायद पिछले बार ये आया था वेगनर्स का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और 20 मार्क्स में ये आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्लेट टेक्टोनिक्स। टिल देन बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।